morning students, Razul here. In previous video we did some topics of chapter number 7 of class 8, that is conservation of plants and animals. और कुछ टॉपिक्स थे जिनको हम डिस्कस कर चुके थे, जिसमें बायोडाइवर्सिटी, कॉजेज ऑफ लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, कॉजेज ऑफ डिफॉरेस्टेशन, कंसिक्वेंसेज ऑफ डिफॉरेस्टेशन. ये हमारे कुछ टॉपिक्स थे जो हम कर चुके थे प्रीवियस वीडियो में. अब इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे न्यू टॉपिक से, दैट इज़ रिसाइकलिंग ऑफ पेपर एंड डिफॉरेस्टेशन एज स्टेप्स टू रिड्यूस डिफॉरेस्टेशन. रिसाइकलिंग ऑफ पेपर आप ये पढ़ चुके हो पहले, क्लास 7th में भी, क्लास 6th में भी. Paper is made from pulp of trees. You can imagine how many lakhs of trees are being cut every year to make paper, which you as a student use for your studies and often waste it in useless activities. As you have already read in class 6, let us recall the various ways in which paper can be saved. मीन्स कैसे हम पेपर को सेव कर सकते हैं, वेस्ट होने से कैसे बच सकते हैं. राइट ऑन बोथ साइड्स ऑफ पेपर, अवॉइड वेस्टेज ऑफ पेपर एंड रिसाइकलिंग पेपर. पेपर कैन बी रिसाइकल्ड 5 to 7 times for use. Recycling helps to save energy and water needed to manufacture paper. अब देखो, रिसाइकल करने से एक तो एनर्जी की वेस्टेज नहीं होती है, ठीक है, एनर्जी बच जाती है, और दूसरा जो वाटर यूज़ होता है पेपर बनाने के लिए वो भी बच जाता है. Moreover, the use of harmful chemicals in making paper is also reduced. और जो हार्मफुल केमिकल्स होते हैं जिनको पेपर को बनाने के लिए जो यूज़ किए जाते हैं उनमें भी रिडक्शन हो जाती है. डिफॉरेस्टेशन, अब तक जो हमने आर्टिकल पढ़े थे वो सभी डिफॉरेस्टेशन के बारे में थे. अब हम पढ़ेंगे रिफॉरेस्टेशन, मीन्स दोबारा से ट्री planting of new trees where forests have been destroyed is called reforestation. मीन्स उन जगह पे प्लांट लगाना जहाँ पे जो फॉरेस्ट थे वो डिस्ट्रॉय हो चुके हैं, उनको दोबारा से हरा भरा करना, उनको क्या बोलते हैं, रिफॉरेस्टेशन. इफ द डिस्ट्रॉयड फॉरेस्ट एरिया इज लेफ्ट अनडिस्टर्ब, नेचुरल रिफॉरेस्टेशन टेक्स प्लेस. अगर हम जैसे मान लो कोई फॉरेस्ट है वो डिस्ट्रॉय हो चुका है, उस फॉरेस्ट को अगर हम ऐसे ही छोड़ दें तो क्या होगा, धीरे धीरे वो दोबारा से फॉरेस्ट में कन्वर्ट हो जाएगा. नेचुरल रिफॉरेस्टेशन होगा वहाँ पे. इन नेचुरल रिफॉरेस्टेशन देयर इज़ नो रोल ऑफ ह्यूमन बीइंग, वहाँ पे कोई रोल नहीं होगा ह्यूमन बीइंग्स का. इन इंडिया द फॉलोइंग एक्ट्स डील्स विद द कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट. फर्स्ट इज फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980 एंड वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972. द टू मेन एम्स ऑफ दीज एक्ट्स आर, मतलब इनके जो ये दोनों हैं इनके मेन एम क्या है, क्या करना चाहते हैं ये, टू प्रिजर्व एंड कंजर्व फॉरेस्ट एंड टू मीट द बेसिक नीड्स ऑफ द पीपल लिविंग इन और नियर द फॉरेस्ट. Although the government is making efforts to save the forest, yet deforestation goes on illegally. It is our duty to help the government to save our forest well. Next one is flora and fauna. द टर्म फ्लोरा, जैसे कि आपको बताया ही है इस चैप्टर के शुरुआत में जब हमने आर्टिकल्स पढ़े थे उसमें आपको बताया था व्हाट इज़ फ्लोरा एंड व्हाट इज़ फ्यूना. फ्लोरा इज रेफर्स टू प्लांट्स एंड फ्यूना इज रेफर्स टू animals. The term flora is used to indicate the different plants growing in a particular area, and the animals found in that area form the fauna. For example, let us assume that the following living organisms are present in a particular area like mango, jamun, sunflower, pea, cow, elephant, dog, crow and bull. इनमें से देखो फ्लोरा क्या होंगे, मैंगो, जामुन, सनफ्लावर, पी, ठीक है, ये क्या होंगे फ्लोरा. और फ्यूना क्या होगा, काओ, एलिफेंट, डॉग, क्रो, बुल, ये सभी किस में आएंगे फ्यूना में, ठीक है. व्हाट इज वाइल्ड लाइफ? वाइल्ड लाइफ इज अ टर्म is used to describe the organisms, both plants and animals, living in their natural habitats. वाइल्ड लाइफ में प्लांट्स और एनिमल्स दोनों आ जाते हैं जो उनके नेचुरल हैबिटेट में रहते हैं. फ्लोरा ऑफ द गिवन पर्टिकुलर एरिया इज रिप्रेजेंटेड बाय मैंगो, जामुन, सनफ्लावर एंड पी, जैसे मैंने आपको बताया ही है. वाइल काओ, एलिफेंट, डॉग, क्रो, बुल कंस्टिट्यूट द फ्यूना ऑफ दैट एरिया.
Next is biosphere. What is biosphere? Biosphere is that part of the earth which supports life or where living organisms exist. It includes land, land means lithosphere, water, hydrosphere, and air, atmosphere. इनके बारे में हम कुछ पढ़ लेते हैं. देखो कि लिखा हुआ है यहाँ पे, द एरिया नियर द surface of the earth can be divided into 4 interconnected spheres, that is lithosphere, hydrosphere, biosphere and atmosphere. Lithosphere, it is the solid rocky crust covering the entire planet. Solid rocky crust, ठीक है, जो हमारे पूरे के पूरे प्लेनेट पे है, वो है लिथोस्फीयर. हाइड्रोस्फीयर, इट इज कंपोज्ड ऑफ ऑल द वाटर और ऑन और नियर द अर्थ, मतलब कि जितना भी वाटर है वो किस में आ जाता है, हाइड्रोस्फीयर में. बायोस्फीयर, इट इज़ कंपोज्ड ऑफ ऑल द लिविंग ऑर्गेनिजम्स. बायोस्फीयर में बायो से ही पता चल रहा है, इसमें सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स आ जाते हैं. एंड नेक्स्ट वन इज एटमॉस्फेयर, इट इज़ द बॉडी ऑफ एयर विच सराउंड अवर प्लैनेट. So ecosystem, what is ecosystem? The term ecosystem includes all the living organisms, plants, animals and microorganisms along with the non-living components such as climate, soil, carbon dioxide, oxygen, nitrogen etc. of an area. Ecosystem क्या होता है? Ecosystem में हर एक चीज़ आ जाती है, जैसे कि जितने भी हमारे लिविंग थिंग्स हैं वो भी, और नॉन लिविंग कंपोनेंट्स हैं जो मतलब नॉन बायोटिक कंपोनेंट्स हैं वो भी, जैसे क्लाइमेट, सॉइल, सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड, जितनी मतलब गैसेज हैं ये सभी किस में आ जाते हैं, इकोसिस्टम में. व्हाट इज एंडेमिक स्पीशीज? Species of plants and animals which are found exclusively in a particular geographical area and nowhere else in the world are called endemic species. Endemic species वो species होती हैं जो कि एक पर्टिकुलर एरिया में ही मिलती हैं और पूरे वर्ल्ड में वो कहीं पे नहीं मिलती हैं, ठीक है. जैसे कि जेंट पांडा जेंट पांडा इज एन एंडेमिक एनिमल फाउंड इन द माउंटेन्स ऑफ साउथ ईस्ट चाइना. मतलब ये जो जेंट पांडा है वो सिर्फ चाइना में ही दिखाई देगा आपको और कहीं नहीं है पूरे वर्ल्ड में. इन इंडिया एशियाटिक लॉइन, नीलगिरी थार and long-tailed macaque are some endemic species. Factors which led to the formation of endemic species are destruction of habitats. Factors कौन से हैं इसमें? Destruction of habitat, increasing population of the species and introduction of new species which compete with the endemic species. Climatic changes, मतलब ये factors हैं, ठीक है, जो कि एंडेमिक स्पीशीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं. मतलब उनके जो हैबिटेट है उनकी डिस्ट्रक्शन हो चुकी है, इसी वजह से ये जो कुछ स्पीशीज़ है वो एक पर्टिकुलर एरिया में ही मिलती है, ठीक है. और इंक्रीजिंग पॉपुलेशन से मतलब दूसरी स्पीशीज़ की इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन हो चुकी है कि वो उनके साथ compete करते हैं, ठीक है. और नंबर 3 वन है क्लाइमेटिक कंडीशन. क्लाइमेटिक जो चेंजेस होते हैं उनकी वजह से भी कुछ जो स्पीशीज़ हैं ये वो मर चुकी हैं, कुछ ही स्पीशीज़ हैं जो एक पर्टिकुलर एरिया में रह गई हैं. एक्सटिंक्ट एंड एंडेंजर्ड स्पीशीज़. Species of plants and animals which have been lost forever are called extinct species. अब देखो एंडेमिक स्पीशीज़ कौन सी थी, जो कि एक पर्टिकुलर एरिया में ही होती हैं, ठीक है. एक्सटिंक्ट स्पीशीज़ वो होती हैं जो कि अब बिल्कुल भी नहीं है, लॉस्ट हो चुकी हैं हमेशा के लिए, जैसे डायनासोर्स और डोडो. You would have heard of dinosaurs, the animals which once dominated the earth. Dinosaurs become extinct as they could not adapt to climatic changes. The bird dodo became extinct due to excessive hunting by humans. Amongst plants, Nilgiri holly and cry pansy have become extinct. Species which are at high risk of becoming extinct are called endangered species. अब endangered species वो species हैं जिनके ऊपर मतलब बहुत ज़्यादा रिस्क है ख़त्म होने का, extinct होने का, ठीक है. Such species are not likely to survive if the causal factors continue to operate. Examples of endangered animals are Indian rhinoceros, Asiatic lions, crocodiles and blue whales. Next one is Red Data Book.
Red Data Book is a source book which gives a record of all the endangered animals and plants. This is published by the International Union for Conservation of Nature and Natural Resources, means IUCN, now known as the World Conservation Union, WCU. The main aim of IUCN is to focus the attention of conservationists towards species that are endangered and are at high risk of extinction. So that is Red Data Book. So this is our part 2 of this chapter. Rest of the chapter will be discussed in next part. Subscribe and share my channel if you like. Thanks for watching.